हेलो बच्चों, एक लंबे दौर के बाद मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, कुछ सिचुएशंस, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ सिचुएशंस की वजह से मैं फेस टू फेस आपके सामने आके वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं था। उस दौरान मैंने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ रिएक्शंस की वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की वीडियो प्रोवाइड किया था। आज जो लेक्चर हम बोर्ड एक्सप्रेस में देख रहे हैं, जिसमें आप SN1 SN2 मैकेनिज्म, एल्डोल एंड कैनिजारो मैकेनिज्म, जो क्रियाविधि है SN1 SN2 अभिक्रिया की और एल्डोल और कैनिजारो अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसको आज हम लोग देखेंगे। और ये अगर मैं कहूं कि आज की क्लास बोर्ड एक्सप्रेस की क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक की क्लासेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ये कोई हाइपरबोलिक स्टेटमेंट नहीं होगा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं SN1 SN2 एल्डोल और कैनिजारो, आप पाओगे कि हर दूसरे सेट में आपके हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर में किसी ना किसी सेट में आपको इन रिएक्शंस में से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए दिखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। SN1 SN2 आपको याद होगा, तो जब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे थे तो बताया था कि यहाँ पे हम SN1 SN2 या नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म है, हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे ही जब हमने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन्स की बात की तो वहां पे एल्डोल और कैनिजारो छोड़ा था और बोला था कि इसकी रिएक्शन हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म आप इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म पूछी जाती है। तो आइए हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन से एक जो टॉपिक छोड़ रखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जब कोई एक वीक न्यूक्लियोफाइल किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया जाता है, सब्स्टिट्यूट कराया जाता है, तो इस रिएक्शन को आप बोलते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन प्रबल नाभिक स्नेही से होता है। जैसे मान लो कोई एल्किल हैलाइड है, या यूं कह लो हेलो एल्केन है या हेलो एरीन हो, जैसे मान लो RX है, इसकी रिएक्शन आप NaOH से करा रहे हो, तो यहाँ Na प्लस OH माइनस होता है। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड अगर ये टूटे तो ये X पे जाएगा नेगेटिव, R पर आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ X माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है। हैलाइड आयन जो है एक नाभिक स्नेही है, OH माइनस भी एक नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, बट यहाँ जो OH माइनस है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हैलाइड को डिस्प्लेस कर देगा। ये एक्वस NaOH आपको लेना होगा, यहां अटैक करेगा, ये R प्लस OH माइनस बन गया और ये NaX सोडियम हैलाइड निकल गया, सोडियम सॉल्ट बन गया, तो ये एल्कोहल मिल गया। हेलो एल्केन से आपको एक एल्कोहल मिल गया, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऐसे आप इसको KCN से रिएक्ट कराते, NaCN से रिएक्ट कराते, कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है हैलाइड से, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कही जाती। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये दो किस्म की होती है, या यूं कह लीजिए दो तरीके की मैकेनिज्म फॉलो करती है। एक जो मैकेनिज्म है जिसका ऑर्डर फर्स्ट होगा, जो प्रथम कोट की अभिक्रिया के जरिए होता है, जिसको आप नाम देते हो SN1 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या इसको आप बोलते हो यूनिमॉलिक्यूलर। नाम आप सुन ले, आप देखे होंगे एग्जाम में, आपसे जरूरी नहीं है कि SN1 पूछे, आपसे पूछ देगा व्हाट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या नाभिक अनुरागी भी बोल देता है, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म, और दूसरा जो सेकेंड ऑर्डर वाला आएगा उसको हम बोलते हैं SN2, कैपिटल S बड़े साइज में, कैपिटल N स्मॉल साइज में, है कैपिटल बट छोटा, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा गया, नीचे लिखा गया, और 2 की साइज जो है S के इक्वल, 1 की साइज S के इक्वल, ये लिखने का ढंग होता है बेटा। तो एक मैकेनिज्म जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एल्केन हेलो एरीन की, ये दो ढंग की है, एक SN1 मैकेनिज्म होती है और एक SN2 मैकेनिज्म होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, SN1 मैकेनिज्म समझना शुरू करते हैं, ठीक।
इन दोनों ही मैकेनिज्म को हम लोग समझे, इससे पहले हम लोग एक बहुत ही मतलब इसको इजी बनाने के लिए हम लोग एक बात समझते हैं कि देखो, जैसे मान लो आपके क्लासरूम्स हैं जो स्कूल के या कोचिंग सेंटर वगैरह आप जाते होंगे, तो ये दो तरह के क्लासेस आप देखते होंगे। एक क्लास होती होगी जिसमें मान लो एक सिंगल डोर है, ठीक। कुछ क्लासेस आप देखते होंगे कि डबल डोर वाले होते हैं। अब इसमें मान लो 11th की क्लास चल रही है, 12th की क्लास चलने वाली है, तो क्या होंगे, जब 11th के, अब दरवाजा एक है, 11th के बच्चे पहले निकल जाएंगे, तब 12th के बच्चे इंटर करेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या है कि 11th के बच्चे हैं, बैठे हुए पढ़ रहे थे, 11th की क्लास ओवर हुई, ये बैक डोर से निकल गए, और फिर 12th के बच्चे साइमल्टेनियसली उसी वक्त इंटर कर रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मान लो जैसे हायर लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप IITs वगैरह में चले गए, है ना। IITs की बात मत करो, मतलब जहां डिसिप्लिन कम हो, मान लो ऐसा कोई क्लास है, तो एक टीचर पढ़ा रहा है, उनको पसंद करते हो आप, तो पढ़ रहे हो, दूसरे टीचर आ रहे, मान लो थोड़ा बोर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक तरफ टीचर एंट्री कर रहा होता है, दूसरी तरफ बच्चे पीछे से निकल लेते हैं, किया होगा ऐसा, है ना। तो क्या है बेटा कि जहां दरवाजा एक है उसमें और स्टेप्स कितने आए, कितने चरण, टू स्टेप्स में पूरा होगा। मतलब जिस रिएक्शन का ऑर्डर 1 आएगा, कोट 1 आएगी, उसमें स्टेप्स कितने आएंगे, 2। एक बार 11th वाले इवैक्यूएट कर रहे हैं, 12th वाले फिर इंटर कर रहे हैं। और यहां पे क्या है कि जब दरवाजे 2 हैं, ऑर्डर 2 आया, तो कितने स्टेप में मामला निपट गया, एक ही स्टेप में। तो ये SN2 है बेटा, और ये क्या है, SN1 में ऐसा होने वाला है। मतलब आपको ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि SN1 में क्या होता है कि जैसे ये RX है, ये पहले X डी अटैच हो जाएगा, और यहां R पे प्लस आया, X माइनस, और फिर इस R पर आकर के न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। और इसमें क्या है, एक तरफ X डी अटैच हो रहा होता है और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है। बात समझिएगा। तो एक ही स्टेप में मामला निपट जाता है। एक तरफ हैलाइड गया, दूसरी तरफ बैक बॉन्डिंग करते हुए, पीछे से बंध बनाते हुए, जिसको आप पश्चाबंधन बोलते हो, बैक बॉन्डिंग बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो यहां एक ही स्टेप में मामला निपट गया। और यहां कितने स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में, क्योंकि एक बार हैलाइड गया और फिर न्यूक्लियोफाइल आया। तो इस बात को जनरल आप समझे रहेंगे तो आपके लिए इजी है SN1 और SN2 समझना। तो यहां पे क्या है बेटा, SN1 की बात करो, SN1 मैकेनिज्म की बात करिए। SN1 मैकेनिज्म जिसको आप बोलते हो यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक कोटि वाली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। एक बात आप समझ लीजिए कि ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड सबसे ज्यादा इसको प्रीफर करते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक। तो यहां जो हम एग्जांपल लेके बढ़ेंगे वो 3 डिग्री का एग्जांपल लेके बताएंगे इसको। एक और बात है, यहाँ पे क्या है, पहले जैसे मान लो ये 3 डिग्री R मतलब एल्किल ग्रुप, R डैश R डबल डैश, यहाँ हैलाइड है, यहाँ OH माइनस आया जैसे मान लो, या न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं, OH माइनस एग्जाम्पल में लिख देंगे, न्यूक्लियोफाइल आया। तो यहाँ एक स्लो स्टेप में धीमी गति की क्रिया होगी, और उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या होगा कि हैलाइड यहां से डी अटैच होगा, पहले हैलाइड डी अटैच होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट है डी अटैचमेंट ऑफ हैलाइड आयन, हैलाइड आयन का अलग होना पहला चरण है, और कार्बोकैटायन का बनना। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, R डैश R डबल डैश प्लस X माइनस। यह एक धीमी गति की क्रिया है बेटा, स्लो स्टेप है। और आपने केमिकल काइनेटिक्स में जाना था, मैंने खुद बताया था, और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि जो स्लो स्टेप होती है, या यूं कहो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है।
और उसमें जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही रेट को अफेक्ट करते हैं, है ना। यानी कि अगर इसका हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ये तीनों ही एल्किल ग्रुप मान लो मेथिल होता, यहां मान लो क्लोरीन होता, तो ये क्या होता बेटा, स्लो स्टेप से धीमी गति की क्रिया होती, और ये CH3 कार्बोकैटायन बन गया और ये क्लोराइड आयन चला गया। तो हमने बात की ना कि दरवाजा एक था, तो पहले 11th वाले चले गए, अब 12th वालों के आने की बारी है बेटा, सेकेंड स्टेप। और यहां पे गौर करिए कि पहले स्टेप में जो स्लो स्टेप है इसमें न्यूक्लियोफाइल का जिक्र नहीं है कहीं भी, केवल एल्किल हैलाइड का जिक्र है। मतलब यह है कि जो इसकी रेट होगी बेटा, रेट जो होगी इस रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी केवल Rx की, एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के, न्यूक्लियोफाइल से यहां कोई लेना देना नहीं है। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अगर यहां न्यूक्लियोफाइल भी आया रहता तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। दूसरी बात यह है कि यहां से हैलाइड गया, इसने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, यहां आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके बॉन्ड बनाने वाला है, कहीं बैक बॉन्डिंग करने वाला है, जहां से हैलाइड गया था वहीं से आके बॉन्डिंग कर लेगा, है ना। तो स्टेप सेकेंड क्या है, इसमें स्टेप सेकेंड ये है बेटा कि ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर ले। स्टेप सेकेंड है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही का आक्रमण, R या तीनों R लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है बेटा। अब यहां से न्यूक्लियोफाइल आया, यहीं से न क्लोराइड गया था तो यहीं से न्यूक्लियोफाइल आ भी गया। ये फास्ट स्टेप होगी, ये स्लो स्टेप नहीं है बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को इन्वॉल्व कर रहा है, ये अपोजिट चार्जेस के बीच की रिएक्शन है। R यहां न्यूक्लियोफाइल आ गया, प्रोडक्ट मिल गया आपको। इस दौरान आप देखो क्या होने वाला है, बेसिकली इसमें रिटेंशन होता है, प्रतिधरण होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बिगड़ता है, बट 50% रिटेंशन के साथ इन एंटाइमर्स जब होते हैं तो यहाँ पे इन्वर्जन भी मिलता है बाबू। जैसे आप ये समझिए कि अगर हम ऐसे लिखें कि CR तो देखो न्यूक्लियोफाइल यहां से भी आ सकता है, तो ये यहां पे रिटेंशन हुआ, और ये न्यूक्लियोफाइल। ऐसा भी होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां से भी आ जाए तो ये थोड़ा सा मूव करेगा इधर, तो ये CR न्यूक्लियोफाइल इधर से आया और ये दोनों ग्रुप इधर चले गए, R', ठीक। तो ये मान लो ऐसे यहां से एरो लगेगी, ये L टाइप का आइसोमर मिला, तो ये मिला आपको D टाइप का आइसोमर। मतलब इस दौरान SN1 के दौरान 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। रिटेंशन मतलब हिंदी में प्रतिधरण, इन्वर्जन मतलब प्रतिलोमन, विपरीत हो जाना। और बेटा इसमें रेस्माइजेशन हुआ, रेस्मिक मिक्सचर मिलता है इसमें, D और L दोनों 50-50% मिलते हैं ना। तो SN1 मैकेनिज्म के दौरान कुछ बातें आपको जो गौर करने वाली, पहली बात कि SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, केवल एल्किल हैलाइड के। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, सो ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई। दूसरी बात कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो SN1 के लिए प्रायर है, वरीयता देती है ना। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि दिए गए और क्या है, ये 2 चरणों में पूरी होती है, एक चरण में हैलाइड जाता है, दूसरे चरण में न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया इस ढंग से SN1 पे आधारित, जैसे मान लो ये है, ये
Cl, ये मान लो मटेरियल A है और यहाँ क्या है, यहाँ मटेरियल B है, तो इसकी डिग्री इससे ज्यादा है, ए वाले से ज्यादा डिग्री है किसकी, बी की, तो ये SN1 देगा और ये क्या देगा, SN2 प्रीफर करेगा। डिग्री जितनी कम SN2 उतना ज्यादा बेहतर, डिग्री जितनी ज्यादा SN1 उतना बेहतर, है ना। तो ये कहानी है बेटा। तो ये था SN1। अब बात आती है SN2 की। SN2 में क्या है, ऑर्डर 2 होगा बट स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 क्यों है, क्योंकि इसमें एक तरफ हैलाइड निकल रहा होता है, दूसरी तरफ बैक बॉन्डिंग करते हुए न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है, तो एक ही स्टेप में काम निपट जाता है। और चूंकि एक ही स्टेप है तो क्या है, हैलाइड का तो एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन तो मैटर करेगा ही करेगा, न्यूक्लियोफाइल का भी कॉन्सेंट्रेशन मैटर करने वाला है। तो SN2 क्या है, इसको आप बोल सकते हो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, है ना, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें है बेटा, जैसे मान लो ये इसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो जैसे ये मान लो हमने 1 डिग्री का एग्जांपल लिया, एक CR, यहां हैलाइड है, X, यहां H, यहां H, ये हल्के ग्रुप है तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ सकता है। वहां पे तीनों एल्किल ग्रुप थे इसलिए कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आना उतना फेवरेबल नहीं था। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सेम टाइम पे अटैक करता है बेटा, लेकिन अब यहां से अटैक नहीं करेगा क्योंकि हैलाइड अभी गया तो है नहीं, जाने वाला है, तो ये पीछे से रास्ता यहां से ढूंढता है बेटा। क्या होने वाला है, CR, यहां X, अभी X छूट रहा है, ठीक, और इधर न्यूक्लियोफाइल आ गया, अटैक कर गया, और ये हाइड्रोजन अब धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू होंगे। ये इंटरमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए बनेगा। जैसे ये हैलाइड अलग होगा, X माइनस अलग होगा, ये दोनों क्या होंगे, यहां CR, यहां न्यूक्लियोफाइल आ गया, और ये हाइड्रोजन यहां, ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गए, थोड़ा सा, थोड़ी सी शिफ्टिंग हो गई। देखो ये हाइड्रोजन पहले इधर थे, अब ये हाइड्रोजन इधर आ गए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने इनको खदेड़ा, ठीक है, इधर बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इसको आप बोलते हो, यहां पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, पश्च आबंधन होता है। यहां पे SN2 के दौरान पश्च आबंधन होता है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल ऐसे था वो पलट गया, इस ढंग से हो गया, तो इसको बोलते हैं बेटा वाल्डर इन्वर्जन। ड्यूरिंग SN2 देयर इज वाल्डर प्रतिलोमन होता है, ठीक। तो ये कहानी रही। एग्जाम्पल लिखना है, इसी को एग्जाम्पल में चलिए तब्दील कर देते हैं। जैसे यहां CH3 रख दिया, यहां Cl रख दिया, और ये NaOH लिखा हमने, तो NaOH से क्या आएगा, Na प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस गया, यहां OH माइनस लगा दीजिए, Na प्लस यहीं पड़ा हुआ है मान लो कहीं, जैसे Na प्लस मिला, ये Cl माइनस और ये CH3, जैसे Cl माइनस अलग हुआ तो ये NaCl निकल गया, और यहाँ पे आपने रख दिया CH3, और यहाँ Nu की जगह पर आपने OH, ये हो गया एथिल एल्कोहल बन गया एथिल क्लोराइड से, ठीक है। तो ये SN2 का एक एग्जाम्पल भी था। और क्या बातें इसमें हम लिख सकते हैं, एक बात और हम लिख सकते हैं कि यहाँ तो सिंगल स्टेप था, तो यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक स्नेही है उसकी सांद्रता और साथ ही एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। तो R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता। तो यहाँ ऑर्डर कितना आ गया, इसलिए कोट इसकी ऑर्डर कितना आया 2, ये कहानी रही। और यहाँ पर रेसमाइजेशन नहीं, यहाँ पर क्या होने वाला है, वाल्डर इन्वर्जन होने वाला है, वाल्डर प्रतिलोमन होने वाला है, ठीक। तो ये था बेटा SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म जो खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अनसॉल्व उठाइएगा, देखिएगा, तब आप महसूस कर पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है अभी तक, अभी आज की क्लास में आपने क्या पढ़ लिया इतनी ही देर में। अब बात आती है बेटा
अब बात आती है एल्डोल कंडेंसेशन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो क्या है? ये है बेटा एल्डिहाइड्स की रिएक्शन। जब हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद बेसिस, क्षारकों के साथ एल्डिहाइड की क्रिया, तो ये चीज समझने, ये देखिए दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति की वजह से, एक अल्फा हाइड्रोजन के अनुपस्थिति की वजह से। मींस जो एल्डिहाइड्स रिएक्ट करती हैं बेसिस से, वो दो तरह की क्रियाएं हैं। एक तो है कि अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से, और दूसरी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस की वजह से। पिछली क्लासेस में भी हमने अल्फा हाइड्रोजन का जिक्र किया था कि अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे निकालते हैं, बट चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे मान लो ये हम 3 एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, HCHO, फिर हमने लिया CH3CHO, फिर हमने लिया बेंजल्डिहाइड, जिसको आप ऐसे बना सकते हो या इस ढंग से भी बना सकते हो, C6H5CHO लिख दिया आपने। देखो क्या है, ये फंक्शनल कार्बन है। फंक्शनल कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा है। जैसे मान लो ये फंक्शनल कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ा, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। आपने जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था तब भी अल्फा हाइड्रोजन का जिक्र आया था बेटा। यहां पे क्या है? अल्फा कार्बन ही नहीं है बाबू। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ये बेंजल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में ये फंक्शनल कार्बन, इसके बगल में अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन तो है लेकिन यही हाइड्रोजन रहा होगा, उसी हाइड्रोजन को तो हटा के CHO आया हुआ है। क्योंकि आप जानते हो बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन हटा और ये CHO अटैच हुआ। तो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहां वाला हाइड्रोजन हट चुका है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन इसमें। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड्स के एग्जांपल हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और बेंजल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड किसका एग्जांपल है? एस्टल्डिहाइड एग्जांपल है ऐसे एल्डिहाइड का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड की बेस के साथ, जो रिएक्शन है, ये दो कैटेगरी में है। हमने जैसा बताया, पहला कैटेगरी है कि अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस वाली रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन है जो अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो हम आते हैं, पहले हम लोग समझेंगे अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से जो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें जो पहली कैटेगरी है, ए नंबर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण जो क्रिया हुई वो क्या है बेटा? तो वो जो क्रिया है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन, नाम सुना होगा आपने इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एल्डोल संघनन हमें जानना है। एल्डोल संघनन क्या है बच्चों? एल्डोल संघनन, अब एक कहना बाकी नहीं रहा कि ये केवल वे एल्डिहाइड्स दिखाएंगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्डिहाइड्स आप लेते हो, जैसे मान लो हमने एस्टल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO ले लिया आपने, इसको आप फिर अल्फा हाइड्रोजन वाली, ये भी तो एस्टल्डिहाइड है, लिखने का ढंग समझिए आप बस। जब ये आपस में कंडेंस होंगी, रिएक्ट करेंगी, यहां देखो कार्बन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन ही है, इसका अल्फा हाइड्रोजन हम नहीं यूज कर रहे हैं। आगे क्रॉस एल्डोल आप समझोगे तो ये समझोगे कि किसी एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन हो, काम चल जाएगा। जैसे मान लो इसमें है, तो ये चार्ज हाइड्रोजन अपना यहां छोड़ा, H+ बनाया, ये H+ यहां O पर आके अटैक कर लिया, मतलब यहां पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है।
क्योंकि ये H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है बेटा। ये अटैक करते हैं यहाँ पे तो क्या बना CH3। गौर करते चलिए, ये CH, यहां बेटा OH, और ये है CH2। ये CH2 को हम CH और H लिख दें, कोई दिक्कत, और बाकी CHO। इसका नाम क्या होगा, ये फंक्शनल कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा पर OH है, हाइड्रोक्सी, तो इसको लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। कितने, 1 2 3 4, ब्यूटेनल डिहाइड, ब्यूटेनल डिहाइड। ठीक है, यही तो एल्डोल है, नहीं है? एल्डिहाइड से ALD प्लस एल्कोहल OH ऑन, है ना? सो दिस इज कॉल्ड एल्डोल। तो क्या हुआ, when 2 moles of alpha hydrogen containing aldehyde get condensed, then a beta hydroxyaldehyde is formed which is known as aldol। अब क्या है, अगर आप इसको आप लीनियरली लिखेगा, आपकी कॉपी जगह होगा, मेरे बोर्ड पर नहीं है। अगर इसको आप आयोडीन की प्रेजेंस में हीट कर दो बेटा, तो ये जो H और OH है अगल बगल, ये निकल जाएंगे। एक्चुअली क्या होगा, OH यहां से चार्ज इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, मतलब यहां प्लस यहां माइनस, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मींस डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड दोनों, जो कि क्या है, क्रोटैनल डिहाइड, क्रोटैनल डिहाइड। यहीं तक भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर पूरा मान लिया जाएगा बेटा। ठीक है, अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की, तो चलिए मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। आप पहले समझ गए एल्डोल संघनन क्या है। एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइडें दर्शाएंगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, और क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्डिहाइडें आपस में संघनित होकर एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगी, जो कि एल्डोल के नाम से जाना जाएगा। जो अगर आयोडीन की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए तो एक असंतृप्त एल्डिहाइड दे देता है, और ये पूरा संघनन, पूरा कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज देखो, सॉरी यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हुआ बेटा। यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, ये बेस से रिएक्शन था ना, तो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस है बेटा। कैनिजारो अभी आप पढ़ेंगे, कैनिजारो में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस रहती है। ठीक है, तो आइए हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये डाइल्यूट NaOH छूट गया था, कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं है, मिस कर गया, आप इसको बढ़ा लेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म में आ जाइए, क्योंकि बिना उसके तो पूरा ही नहीं होगा मैकेनिज्म ना। क्रियाविधि, आप शुरू से ही क्रियाविधि पढ़ते आए, बहुत सारी रिएक्शंस की क्रियाविधि हम लोगों ने 11th की क्लास में पढ़ा था, 11th वाले लेक्चर्स में। तो आप लिखते हो क्या, मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, क्रियाविधि निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो स्टेप फर्स्ट बेटा, स्टेप फर्स्ट है कार्ब एनायन का बनना, कार्ब ऋणायन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन। इसमें क्या है, H CH2 CHO, एस्टल्डिहाइड है, ये OH माइनस आया, कहां से आया भाई, NaOH से आया, जो NaOH था अभी डाइल्यूट NaOH आपने देखा। यहां से H अपना चार्ज इस कार्बन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, यहां क्या H प्लस और ये OH माइनस, फिर H इसके साथ चला गया, मतलब H2O निकल गया, और यहां क्या मिला CH2 माइनस CHO, कार्बेनायन बन गया है। ये रेजोनेंस के जरिए इनोलेट आयन भी बना लेता है बेटा, ये बॉन्ड यहां सेचुरेट करा के। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, उधर नेगेटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो वो छोड़ दो, ये बहुत मसला नहीं है। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है अटैक ऑफ कार्बेनायन ऑन सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल,
ऑन सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, मतलब एल्डिहाइड का दूसरा जो अणु है उस पर कार्बन आयन का आक्रमण। आक्रमण मतलब ऐसा नहीं कि तीर तलवार वगैरह लेके चला जाएगा, रिएक्ट करता है ना। तो ये देखो क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2, यहां नेगेटिव चार्ज CHO। क्या हुआ, ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा बेटा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज इंटरेक्शन हो जाएगा, ये कार्बन यहां अटैक कर देगा, है ना। बहुत इजी है, आपको सारा खेल चार्जेस का समझना है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये CH3 CH, यहां O पे माइनस है, और ये CH2 CHO, बस हो गया। अब स्टेप थर्ड, आप देख पा रहे हो कि यहां पर H2O निकला है, ये फिर से वापस आएगा और ये क्या करेगा, इसमें से H प्लस निकलेगा। तो ये लास्ट स्टेप जो है बेटा प्रोटोनेशन का स्टेप है, प्रोटोनीकरण, प्रोटॉन देना, या इसी को कह सकते हो प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। ये जो स्टेप है क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, उत्पाद निर्माण का पद है। तो इसमें क्या हुआ, CH3 CH, यहां O पर माइनस है, ये CH2 CHO, ये जो H2O है बच्चों, ये H प्लस OH माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, ये H प्लस जो है आके इस ऑक्सीजन पे अटैक कर गया और OH माइनस रिकवर हो गया, जो कहां से आया था, बेस से आया था, ये रिकवर हो गया आपके पास। तो ये मिला CH3 CH OH CH2 CHO, यही तो था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल डिहाइड, या इसी को आपने नाम दिया एल्डोल का, ये बन गया एल्डोल, काम खत्म, ठीक है। अब इसको हीट कर दोगे तो I2, उसके बाद कोई मैकेनिज्म नहीं है, सीधे H2O निकाल देना, यहां तक आप दिखा देते हो मैकेनिज्म। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म थी, अगर आपने बना दिया 4 मार्क्स का काम आप कर लेंगे, समझ रहे। तो ये चीज हो गया, जब क्रियाविधि पूछी जाएगी तभी आप लिखेंगे। आपसे 2 मार्क्स में पूछा एल्डोल पर टिप्पणी लिखने के लिए, तो क्रियाविधि के पहले जितना बताया, मैकेनिज्म के पहले जो डिस्कस किया है वही, बस उतना पे ही आप छोड़ देंगे, ठीक है। क्रॉस एल्डोल भी एक टर्म होता है बेटा, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन पूछ दिया आपसे, पूछ देता है, बहुत पूछता है भी। क्रॉस एल्डोल का मतलब यह है कि दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, बट ये जरूर है कि उसमें से कोई एक एल्डिहाइड ऐसा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा, मींस बिना अल्फा हाइड्रोजन के एल्डोल पॉसिबल नहीं है, वो भले ही क्रॉस एल्डोल क्यों ना हो। तो एक चलो क्रॉस एल्डोल भी देख लो। इवन ऐसा भी हो सकता है आप एल्डिहाइड को कीटोन से रिएक्ट करा रहे हो, लेकिन जो एल्डिहाइड है उसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन देना होगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल संघनन, इसमें जैसे हमने मान लो ले लिया HCHO, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन आपको दूसरा मॉलिक्यूल जो लेना है HCH2CHO, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, नहीं अगर आप देंगे तो फिर बॉन्ड ऐसे छोड़ेगा कहां से, ये हाइड्रोजन यही तो आके अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर। तो इसमें हाइड्रोजन का रोल नहीं, यहां तो इस ऑक्सीजन का रोल है, बट यहां पे हाइड्रोजन का रोल है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंस किसकी, डाइल्यूट NaOH की, आपने देखा इसका रोल क्या था, मैकेनिज्म शुरू ही हुई यहां से। फिर क्या है बेटा, ये H आके यहां लग गया, तो H CH, यहां OH CH2 CHO, नाम ये भी एल्डोल है, नाम 1 2 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड, या फिर क्या नाम हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड। एनी प्रॉब्लम। ये था क्रॉस एल्डोल, एल्डोल खत्म हुआ, अब बारी है कैनिजारो रिएक्शन की। मतलब ये तो था जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता था, अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से होता था। दूसरा है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, आप देखते होंगे कि अगर हम बी की बात करें तो यह है ड्यू टू
एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण, जिसका नाम है इसमें कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो क्रिया। ठीक, इसको बताएं उससे पहले आपको एक टर्म बता दें कि एक टर्म होता है बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। 11th की क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में आपको हमने ये बात बता रखा है, कैनिजारो अभिक्रिया। जैसे मान लो आपने लिखा 2H2O2, ये डिकम्पोज कर रहा हो तो ये बनाएगा 2H2O प्लस O2। यहां से यहां देख रहे हो ऑक्सीजन बाहर चला गया तो ये रिडक्शन हो गया बेटा, अपचयन। यहां से यहां देख रहे हो हाइड्रोजन बाहर चला गया है इसमें से तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक ही मटेरियल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा है, अपचयित भी हो रहा है, ऑक्सीकृत भी हो रहा हो, तो ऐसी किसी भी क्रिया को आप नाम देते हो असमानुपातन क्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया में क्या है, कैनिजारो रिएक्शन मींस an aldehyde lacking in alpha hydrogen get disproportionated by concentrated base like concentrated NaOH, concentrated KOH means, अब हिंदी में इसको समझ लो कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थिति वाला कोई भी एल्डिहाइड सांद्र NaOH, सांद्र KOH या सांद्र क्षारक के द्वारा असमानुपातन अभिक्रिया देता है। ठीक है, अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि जो एल्डिहाइड है, जैसे मान लो हमने लिया HCHO, इसके 2 मोल्स लिए और रिएक्ट कराया हमने NaOH से, एक कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, तो ये बनाएगा HCOONA और ये बना देगा CH3OH। भाई ये मेथेनॉल है, ये बदल गया मेथेनॉल में और सोडियम फॉर्मेट में। ठीक, तो ये जो एस्टर बना, ए एस्टर ही तो है बेटा, ये जो एस्टर बना ए ऑक्सीडेशन के जरिए बना, क्योंकि पहले ये बनाएगा फॉर्मिक एसिड और फिर वो सोडियम सॉल्ट दे देती है, सोडियम फॉर्मेट बन गया, मतलब ये ऑक्सीकरण हो गया। और यहां HCHO जो है बेटा करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में अपचयित हो गया, अपचयन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थिति वाले एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र क्षारक से कराते हैं तो इसका ऑक्सीकरण संगत एस्टर में और अपचयन संगत एल्कोहल में होता है। अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। व्हेन एन एल्डिहाइड lacking in alpha hydrogen is treated with concentrated base, then it get oxidized into corresponding ester and reduced at the same time in corresponding alcohol and reaction is known as Cannizzaro reaction। एग्जाम्पल ये दे दो, और आप चाहो तो जैसे हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया 2C6H5CHO, इसको NaOH के साथ ट्रीट किया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, सांद्र NaOH है, तो ये बनेगा C6H5COONA। बेंजल्डिहाइड सोडियम बेंजोएट, दिस वन इज सोडियम बेंजोएट, और ये बन गया C6H5CH2OH, बेंजिल एल्कोहल है ना। नेमिंग अब भाई नहीं बताने वाले हैं कि कहां से बेंजिल आ गया, बेंजिल, बेंजल, बेंजो बहुत बताया आप लोगों को, ये आप जाके देखेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, ये कैनिजारो रिएक्शन हो गई। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म इसकी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि एल्डोल की जरूरी थी। अच्छा मान लो एक HCHO रहता है, एक C6H5OH रहता, तब क्या होता, ये जो HCHO है ये एल्कोहल में बदलता और ये अपने एस्टर में बदलता। मतलब ये समझो कि अगर दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हो, क्रॉस कैनिजारो की बात कर लो, तो जिसमें कम कार्बन होगा वो एल्कोहल में बदलेगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चों।
मैकेनिज्म। फिर वही बात, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, वही कहानी पुरानी, ठीक है। यहां पे क्या हुआ बेटा, जैसे हमने बेंजोडिहाइड वाला एग्जांपल उठा लिया, C6H5CHO, क्या होने वाला है, स्टेप फर्स्ट, ये आया बेस से OH माइनस, यहां ऑक्सीजन ले गया चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले गया, तो यहां कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, ये आके अटैक कर गया इस पे, तो क्या हुआ, C6H5C, यहां O पर आ गया माइनस, यहां H, यहां आ गया OH। फर्स्ट स्टेप हो गया, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपने यूज कर लिया। सेकेंड, अब ये सेकेंड एल्डिहाइड आके इस पे इससे रिएक्ट करने वाला है, तो स्टेप सेकेंड क्या है, C6H5C O माइनस H OH। सेकेंड मॉलिक्यूल अगर हम लोग लिखें C6H5C डबल बॉन्ड OH। यहां पर क्या होने वाला है बेटा, यहां पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, एक टर्म आता है हाइड्राइड शिफ्ट, एक टर्म आता है बाबू। तो यहां पे क्या होने वाला है, ये अपना जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज यहां सैचुरेट करेगा, यहां कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपना चार्ज दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब यहां H पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज, तो ये किसी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। तो यहां पे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि कहीं से चार्ज आ रहे होते हैं तो पोलैरिटी डेवलप हो जाए, तो यहां पे ये नेगेटिव इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ले जाएगा चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव डेवलप हो गया, ये हाइड्रोजन यहां चला आया, ठीक। तो इसको आप बोलते हो हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड आयन, क्योंकि H पे प्लस आता है तो प्रोटॉन होता है, H पे माइनस आता है तो हाइड्राइड से हाइड्राइड बोलेंगे उसको। फिर देखो क्या क्या बन गया, ये C6H5C, यहां डबल बॉन्ड O, इस OH को मैं इधर लिख दूं, कोई दिक्कत, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अभी पहले हमने बताया कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, वो सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां पे क्या बना बेटा, ये बन गया C6H5C, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और यहां H, कोई दिक्कत। और फिर लास्ट स्टेप प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप जो है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप में क्या है, C6H5CO OH है ये ऐसे, और साथ में क्या है बेटा, C, यहां O पर नेगेटिव है, एक H है, इधर C6H5 है, क्या होने वाला है, Na प्लस आपने बचा रखा था क्योंकि यहां आप OH माइनस लाए थे, क्या होगा, ये चार्ज छोड़ देगा H, ठीक, ये चार्ज यहां छोड़ेगा, O माइनस हो गया, और ये H प्लस जो बना ये अटैक कर जाएगा इस ऑक्सीजन पर, ठीक, और ये Na के साथ चला, Na आ जाएगा इस नेगेटिव ऑक्सीजन पे, यहां ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या बन गया, C6H5CO O माइनस Na प्लस, ये आपका पहला प्रोडक्ट रहा, एस्टर बन गया। दूसरा प्रोडक्ट देखो क्या बना बेटा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, थोड़ा आप देख लेंगे, C6H5C, यहां O पर ये हाइड्रोजन जाके अटैक कर रहा है, OH, यहां नीचे एक H, अच्छा देखो एक चीज गड़बड़ हुआ बेटा, ये H जब आके अटैक किया है तो हम लोग यहां छोड़ दिए थे इसको, यहां एक H भी है, तो ये एल्कोहल मिल गया, और यहाँ पे एस्टर मिल गया, इस एस्टर को भी आप चाहो तो यहाँ लिख दो, ठीक, ये ऐसे दिखा देते हैं रिएक्शन, ठीक, ये पहला प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे O के साथ Na आ गया, C6H5C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये एस्टर बन गया और ये एल्कोहल मिल गया। तो ये कैनिजारो की मैकेनिज्म थी, और आज आपने 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN1, SN2, एल्डोल और कैनिजारो निपटा लिया बेटा। मुझे लगता है ऑर्गेनिक में आपने एक बड़ा सेक्शन निपटा लिया, ऑलमोस्ट सारा कुछ
ग्लूकोज वगैरह की रिएक्शंस थोड़ी बहुत आप देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ फिजिकल का, सरफेस या सॉलिड स्टेट वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब आपने पढ़ लिया है बेटा। ऑर्गेनिक में हमने बहुत सारी रिएक्शन, ज्यादातर जो नेम रिएक्शन थी वो निपटा दिया। तो आप लोग इसको खूब मेहनत से पढ़िए और उम्मीद करता हूं आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे जा रहे होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके चल रहे हैं तो खूब बढ़िया से आप वाइवा दीजिए। वाइवा के कुछ टिप्स जो हमने दिए थे वीडियो में आप पिछले पा सकते हैं। और ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन आप जितनी बार रिवाइज करोगे, क्योंकि कन्वर्जन भी जो आता है बेटा नेम रिएक्शन से ही मिलता जुलता आता है कुछ ना कुछ, डेली कुछ आप जरूर कन्वर्जन करिए। एक दो अनसॉल्ट से उठा लो, सॉल्ट पेपर से उठा लो, उसको कर डालो। एकदम टारगेट बेस्ड पढ़ाई करिए आप लोग। जैसे मान लो आज कल आपने रख लिया कि हम भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज करेंगे, दो चैप्टर एक दिन में रिवाइज कर लो। उसको कोई भी सॉल्ट पेपर आप रखो और उसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से लेके 1 लाइनर क्वेश्चन से लेके लॉन्ग आंसर तक के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट के जाना नहीं चाहिए, है ना। प्रैक्टिस ही अब सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा। अब आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए बस नहीं पढ़ रहे हो। अब आपकी प्रायोरिटी मार्क्स होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स बेटा 12th में जितना ज्यादा आएगा आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ा रहेगा। आप एकदम बैलेंस्ड अपनी लाइफ स्टाइल रखो, खूब हेल्दी स्लीप लीजिए आप लोग, हेल्दी फूड्स आपके रहने चाहिए, फालतू की चीजें नहीं। फोन तभी आप छुओ जब आप उसका इस्तेमाल कर सको किसी अच्छे काम में। जैसे आप वीडियोस देखने के लिए उठाओ, या मान लो आप वीडियोस नहीं, कोई चीज सर्च करनी है पढ़ने से रिलेटेड, है ना, कोई फार्मूला आपको नहीं पता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी, तो आप उठा लो उसके लिए। और आप शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ चीजों के जो भी आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट बना लो कि एग्जाम से पहले आप फर्रा उसको पढ़ जाओ, है ना। तो कुछ चीजें, ट्रिक्स एंड फ्लिक्स इस्तेमाल करो आप। सोशल मीडिया के से बिल्कुल ही दूर रहो। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए फेसबुक चलाए जा रहे हो, इंस्टाग्राम चलाए जा रहे हो, स्टेटस दावे हुए अभी भी, है ना। तो ये इन सब फालतू की चीजों बेटा, चूंकि फिर 2 महीने बाद आपको बहुत पछताना पड़ जाएगा। फिर अगर इन सब चीजों में, फालतू चीजों में पड़े रहें तो आपको बहुत पछताना है। एग्जाम आप देख रहे हो, अभी नोटिफिकेशन आया यूपी बोर्ड के लिए कि अगर नकल करते हुए पाए जाएंगे तो, या नकल करवाते हुए कोई पाया गया तो NSA लगाया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो बहुत बड़े अपराधों पर ही केवल लगता है। तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए पूरा माहौल तैयार है, अच्छी लड़ाई होने वाली है ना। तो आपको करना क्या है, आपको घबराना नहीं है, आपको मेहनत करना है। एक बात समझो बेटा कि जब आप अपने लक्ष्य पे केवल केंद्रित करते हो अपनी निगाहों को, तो आपको ईश्वर से आत्मबल मिलता है, ऊपर वाले से आत्मबल मिलता है। तो फिर सफलता, असफलता, हार जीत, प्रशंसा, आलोचना से आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ फर्क पड़ता है कि आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित रखो, अपने आप को, निगाहें एकदम लक्ष्य पे रखो। आपको दुनिया से बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इंजॉय करोगे प्रोसेस को, आप जो पढ़ाई करोगे वो इंजॉयमेंट होगी आपके लिए। तो बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।